अगर आपके देश के अंदर यही कम्युनल माहौल बना रहा, यही मंदिर मस्जिद की बात हुई, आपके समाज में हथियार बढ़ते हुए चले गए, तो जो बाहर रेटिंग एजेंसीज बैठी हैं, तो अगर उनने हमारी रेटिंग्स को अगर एक लेवल भी नीचे ला दिया तो हम जंक ग्रेड में चले जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी जो लगभग एक कोलैप्स के ऊपर खड़ी हुई है, वो जब कोलैप्स होगी तो यहां से यहां पे कौन बीमार पड़ेगा या यहां पे कौन छोड़ के भागेगा? क्या आप इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से 2022 को सरवाइव भी कर पाएंगे? श्रीलंका की तरह आपकी बिजली गुल होने लग गई है। क्या ये लाइट इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है? अगर ये इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज को भी नहीं मिल रही तो ये प्रॉब्लम आपकी श्रीलंका टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है। मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 30,000 से 35,000 रिच इंडियंस इस देश को छोड़ के चले गए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, पिछले बहुत सालों से, चाहे वो आर्मी की भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवेज की भर्तियां हैं, चाहे वो बैंकिंग की भर्तियां हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की भर्तियां हैं, वो नौकरियां कहां पे हैं? मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ये जो कर्जा था 57 यूनिट, आज वो 130 यूनिट हो गया है। 20 पैसे, हर एक रुपए में से 20 पैसे केवल जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट चुकाने में जाता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरुण सांगवान। मैंने एक बहुत ही अजीब सा ट्रेंड देखा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। क्या आपने सुना है कि व्लादिमीर पुतिन काफी बीमार हैं, उनको कैंसर हो गया है और अभी 2020 के अंदर उनने अपने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके 2036 तक का अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर कर लिया था। चाइना में शी जिनपिंग भी अचानक काफी बीमार हो गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और शी जिनपिंग ने 2018 के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके 2032-36 तक अपना रास्ता क्लियर कर लिया था। लेकिन कॉमन बात यह है कि पुतिन एक ऐसे युद्ध के बीच में है जब युद्ध अपने लगभग एक पीक पे चल रहा है और रशियन इकोनॉमी कोलैप्स होती हुई चली जा रही है। शी जिनपिंग एक ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हैं कि जहां पे उनके देश के अंदर दो बहुत ही भयंकर समस्याएं हैं। नंबर 1 कोविड और नंबर 2 उनकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कोलैप्स। कोविड के अंदर आपने शायद कुछ वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां चाइनीज रेजिडेंट्स जो हैं अलग अलग शहरों को के उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया है उनके अपार्टमेंट्स में, और वो बालकनीज पे आके खूब बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं कि हमें खाना नहीं मिला, हमें आजाद कर दो। नंबर 2, चाइनीज रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनके देश के अंदर, जिसके अंदर जो उनकी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है उसका नाम है एवरग्रांड। एवरग्रांडे जो है वो 300 बिलियन डॉलर के डेट के अंडर है। और जो उनके छठे नंबर की रियल एस्टेट की कंपनी है चाइना की, उसका नाम है सुनाक। सुनाक का भी हाल बहुत बुरा है। कुल मिला के चाइना के अंदर कोविड के कारण और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के क्रैश के कारण हालत बहुत बहुत खराब है। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग मैन, वो दोनों जैसे ही मुसीबत गहरी होती चली गई वैसे ही दोनों बीमार पड़ गए। नंबर 3, एक और स्ट्रॉन्ग मैन, श्रीलंका के स्ट्रॉन्ग मैन जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो राजा पक्षे। आप सभी को पता है कि अपना घर छोड़ के भागे, उन्हें नेवल बेस के अंदर शरण ली, उनने और उसकी फैमिली ने। हालांकि उनके जो छोटे भाई हैं वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं वहां पे, लेकिन उनके भी छोड़ के भागने का इंतजार है। अब ये जब हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, आप ये सोचिए कि इंडियन इकोनॉमी जो लगभग एक कोलैप्स के ऊपर खड़ी हुई है, वो जब कोलैप्स होगी तो यहां से यहां पे कौन बीमार पड़ेगा या यहां पे कौन छोड़ के भागेगा? अब नेचुरल बात है, हम किसी को नहीं चाहते कि भाई कोई बीमार पड़े। और इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स पे क्यों है, इसके 8 रीजन मैं आपको, 8 इंडिकेटर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। और मेरे पिछले वीडियो में इकोनॉमिक इमरजेंसी के ऊपर जो था उसमें मैंने कुछ रीजंस बताए थे, उसके अलावा कुछ सोल्यूशंस भी बताए थे। अब सबके मन के अंदर इस समय ये चल रहा है कि 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। ठीक है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे राहुल गांधी, सब कोई।
मैं ये कहता हूं कि अभी 2024 की तैयारी के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। 2024 बहुत दूर है। इस समय जो असली आपको ध्यान देना है वो ये है कि क्या आप इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से 2022 को सरवाइव भी कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट के अंदर है। 2024 का इलेक्शन तो तब होगा, चुनाव जब होगा जब आप 2022 की इकोनॉमिक इमरजेंसी को झेल पाएंगे। अब ये जो पहले दो लीडर्स मैंने आपको बताए, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, इन दोनों की ही जो मूव है वो गोदी मीडिया ने अचानक कहा कि जो भी यूएस के अगेंस्ट होगा तो यूएस उसका कुछ कर देगा। जी नहीं, इससे वाहियात एनालिसिस मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुना। सच्चाई ये है, प्रॉब्लम खड़ी हुई, दोनों ने बीमारी का नाटक किया है। तीसरे के सामने प्रॉब्लम खड़ी हुई, वो अपने देश को ही लगभग छोड़ के भागने की तैयारी में है। लेकिन हमारे कंट्री में जब ये इकोनॉमिक इमरजेंसी जब बनेगी तो हमारे देश में क्या होने वाला है, ब्लेम कौन लेगा? क्योंकि आप ये मान के चलिए, इस समय हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग ताश के पत्तों से जो हम एक बिल्डिंग सी बनाते हैं उस तरीके से खड़ी हुई है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं। उनमें से अगर एक फैक्टर भी इधर से उधर हो गया तो एक ताश के गिरते ही सारा का सारा ढह के गिर जाएगा। और फेस सेविंग तो करनी ही पड़ेगी। यानी कि या तो मोदी जी के ऊपर ब्लेम आएगा, अगर मोदी जी पे ब्लेम नहीं आएगा तो या फिर उनकी कैबिनेट के ऊपर ब्लेम आता है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जिसके अंदर बाकी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। या फिर ब्लेम आएगा आपकी आरबीआई के ऊपर कि आरबीआई ने अच्छी डायरेक्शंस क्यों नहीं दी, उनकी महंगाई के खिलाफ जो उनकी जंग है वो उनने अच्छे तरीके से क्यों नहीं मैनेज करी। या फिर जो ब्लेम आएगा वो नीति आयोग के ऊपर आएगा कि आप लोगों ने जो हमें एक रोड मैप दिया था जिसके ऊपर हम चलते गए, या तो वो रोड मैप खराब था। आप लोग जरूर कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है। चलिए, कोलैप्स के कारण में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस का कंटेंट है या इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनालिसिस का जो कंटेंट है वो हिंद वॉइस चैनल के ऊपर है। लेकिन अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, और वहां पे आपको मिलेगा कंटेंट एज अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैं वहां पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूंगा, मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की बात करूंगा, जॉब इंटरव्यूज कैसे फेस करें उसकी बात करेंगे, हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे, और बहुत जरूरी है कि पर्सनालिटी की और कॉन्फिडेंस की हम बात करेंगे। चलिए वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। 8 इंडिकेटर जो बहुत ही क्लियर हैं, जो अंधभक्तों को कभी नजर नहीं आएंगे। कौन से ये फैक्टर्स हैं? नंबर 1 फैक्टर, श्रीलंका की तरह आपकी बिजली गुल होने लग गई है। क्या ये लाइट इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है? अगर ये इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही है तो भी ठीक है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज को भी नहीं मिल रही तो ये प्रॉब्लम आपकी श्रीलंका टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है। नंबर 2 फैक्टर, रिटेल इन्फ्लेशन। अब रिटेल इन्फ्लेशन हमारी 8 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर चली गई है। इसके लिए आपको कोई और प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप भली बातें अच्छी तरह जानते हैं। नंबर 3 है होलसेल इन्फ्लेशन। होलसेल इन्फ्लेशन 15.08 है, जो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2005 के रिकॉर्ड को टच कर रही है, और कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये 1991 के रिकॉर्ड को टच कर रही है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप इस देश से होने वाले पलायन को एनालाइज करेंगे तो ये फिगर्स बिल्कुल आपके पब्लिक डोमेन में है, यानी इंटरनेट पे आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि मोदी जी के कार्यकाल के दौरान 30,000 से 35,000 रिच इंडियंस इस देश को छोड़ के चले गए हैं। रिच इंडियंस का क्या मतलब हुआ? रिच इंडियंस वही हो सकते हैं, वो नौकरी पेशा वाले लोग तो होंगे नहीं। रिच इंडियंस तो वही हो सकते हैं जो बिजनेसेस चला रहे होंगे, या जिनके बहुत सारे शोरूम्स होंगे, जो अच्छे खासे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में होंगे, या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, या किसी भी टाइप का जो बिजनेस होगा। अब बिजनेस होगा तो उसके साथ बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होगा जो उनके साथ में बाहर जाएगा। उनके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज भी हो सकता है, उनके फेवरेट एम्प्लॉयज को वो बाहर लेके चले जाए। एक तरीके से वो देश का एक बहुत ही नॉलेजेबल सोर्स है, प्लस इकोनॉमिकली एक तगड़ा इंजन है जो इस देश के बाहर जाता चला जा रहा है। और ये ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के अंदर 2020 के अंदर पता लगा था। उसके अलावा 7.5 लाख से 8 लाख इंडियंस ने मोदी जी के कार्यकाल के दौरान इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है।
7.5 से 8 लाख इंडियंस, क्या ये वो इंडियंस होंगे जो छोटी मोटी नौकरियों में लगे हुए हैं, या वो इंडियंस होंगे जो छोटे मोटे कारोबार में लगे हुए हैं? मेरा अंदाजा तो ये नहीं कहता। मेरा अंदाजा तो ये कहता है कि इंडिया छोड़ के वही बाहर जाएगा जो अपने साथ ठीक ठाक दौलत लेके चला जाए और जिसके पास में आगे जाके अपनी सेटलमेंट का कोई ना कोई इंतजाम हो, या तो उसके बच्चे फॉरेन में एजुकेटेड हो या वो खुद फॉरेन में एजुकेटेड हो, ताकि वहां पे जाके वो परमानेंट नौकरियां पकड़ सके, वहां की सिटीजन ले सके। क्योंकि सिटीजनशिप लेने के अंदर भी आपको बैंक के अंदर बहुत सारे पैसे दिखाने पड़ते हैं, खासकर जो बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि कनाडा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर है। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं तो उनको अपने बैंक के अंदर अच्छा खासा बैलेंस दिखाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 4, अगर आप ध्यान से देखें पिछले बहुत सालों से, चाहे वो आर्मी की भर्तियां हैं, चाहे वो रेलवेज की भर्तियां हैं, चाहे वो बैंकिंग की भर्तियां हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की भर्तियां हैं, वो नौकरियां कहां पे हैं? इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो वादा था कि 2 करोड़ जॉब्स हर साल क्रिएट करे जाएंगे या रोजगार क्रिएट करा जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर आप देखेंगे, जिसके अंदर टेक्सटाइल्स भी है, ऑटोमोबाइल्स भी है, वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से जो लगभग 5 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा वर्कफोर्स थी, आज वो वर्कफोर्स कम से कम 2 करोड़ नीचे आ चुकी है। यानी कि मेक इन इंडिया का असर बिल्कुल उल्टे तरीके से देखा जा रहा है। पॉइंट नंबर 6, जो एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कोई भी जो हमारे अंधभक्त हैं वो ये थकेंगे नहीं आपको बताने से कि 420 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर दिया इस कंट्री ने, जो क्योंकि उनके व्हाट्सएप के अंदर वो मैसेज में नहीं आता कि इंडियन इंपोर्ट्स जो हैं वो 600 बिलियन डॉलर्स के हुए हैं, जो कि और उन दोनों के बीच का जो गैप है 420 बिलियन डॉलर के आपके एक्सपोर्ट्स और 600 बिलियन डॉलर के आपके इंपोर्ट्स, वो लगभग जो 180 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट जो खड़ा हो गया है, वो भी रिकॉर्ड स्तर के ऊपर है। मेरा 7वां पॉइंट है फॉरेन लोन्स, यानी फॉरेन से जो आपने कर्जा लिया हुआ है जो डॉलर के शेप के अंदर है। और आखिरी पॉइंट, हम डॉलर के रेट की बात भी करेंगे। अब जो आपने बाहर से कर्जा लिया था, अगर आप देखोगे 1947 से लेके 2014 के बीच में ये 57 लाख करोड़ था। उसके अलावा जो 2014 से लेके 2022 तक की फिगर है 130 लाख करोड़ की फिगर हो गई है। यानी मोदी जी के कार्यकाल के अंदर ये जो कर्जा था 57 यूनिट, आज वो 130 यूनिट हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब कर्जा इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे कौन से एयरपोर्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं, या ऐसे कौन से हमारे शिप के पोर्ट्स हैं जो हम बना रहे हैं? यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। इंडिया के बजट के अंदर अगर आप 1 रुपए का बजट पकड़ते हैं, उसमें से 35 पैसे, 1 रुपए में से 35 पैसे की हमारी बोरोइंग है। वो बोरोइंग किस लिए है? ऐसा क्या हो रहा है इस देश के अंदर? ऐसे कहां से इन्वेस्टमेंट हो रही है? कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स आप जरूर बोलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर आप पेट्रोल डीजल के ऊपर जो कलेक्टेड पैसा है उसको देखेंगे, तो वो तो लगभग 26 लाख करोड़ है। तो आपने चलिए 1 लाख करोड़ की वैक्सीन लगा दी और 3 लाख करोड़ का फ्री राशन बंटवा दिया, तो ये तो 4 ही लाख करोड़ हुए। तो 26 में से अगर आप 4 लाख करोड़ निकाल भी देंगे तो फिगर तो फिर भी बचती है 22 लाख करोड़। तो हम बोरोइंग्स किस लिए कर रहे हैं? उसी तरीके से अगर आप अपने खर्चे को देखेंगे बजट के अंदर, तो लगभग 20 पैसे, हर 1 रुपए में से 20 पैसे केवल जो हमने कर्जा लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट चुकाने में जाता है। आप इमेजिन करिए, आप लोन नहीं चुका रहे, आप उस पर इंटरेस्ट चुका रहे हैं। और जो मेरा 8वां फैक्टर आता है वो आता है डॉलर रुपी रेट का। अब जिस हिसाब से रुपी हिस्टोरिकल लो पे चला गया है 77.4, 77.7, यहां पे एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके देश के अंदर यही कम्युनल माहौल बना रहा, यही मंदिर मस्जिद की बात हुई, मंदिर के नीचे मस्जिद, ओके, और अगर कुतुब मीनार का नाम बदला गया और इस टाइप की जो हरकतें होती हुई चली गई, आपके समाज में हथियार
बढ़ते हुए चले गए। तो जो बाहर रेटिंग एजेंसीज बैठी हैं, जो वर्ल्ड की 3 सबसे जानी मानी रेटिंग एजेंसीज हैं, वो है मूडीज, वो है फिच और वो है स्टैंडर्ड एंड पुअर। अगर और इन लोगों की रेटिंग्स के अंदर लगभग 12 से 20% तक का आपके देश के अंदर किस टाइप की गवर्नेंस चल रही है और किस टाइप का माहौल है, किस टाइप की स्टेबिलिटी है, वो रेटिंग्स के अंदर वहां पर भी आपको नंबर देती है। तो अगर उनने हमारी रेटिंग्स को अगर एक लेवल भी नीचे ला दिया तो हम जंक ग्रेड में चले जाएंगे। जंक की सिंपल हिंदी होती है, जिससे कोई गाड़ी पिचक जाए तो वो जंक बन जाती है, यानी एक तरीके से कबाड़ा। तो अगर वो रेटिंग एक स्टेप भी नीचे चली गई, अगर ये चीज हैंडल नहीं करी गई, इमीडिएटली हफ्ते 2 हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर अगर ये रेटिंग नीचे चली गई और हम जंक ग्रेड के अंदर आ गए, तो हमारा रुपया 77.7 से फिसल के 80 भी पार करेगा, 82 भी पार करेगा। और जो आपके पास डॉलर के लोन्स हैं वो उसी रेट के ऊपर बढ़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो आपके लोन्स बढ़ते हुए चले गए, तो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ती हुई चली गई। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो ताश के पत्तों का हमने महल बना रखा है, ये कभी भी एकदम हड़बड़ा के पूरा गिर सकता है। इसके अंदर एक फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान नहीं, चाइना। चाइना भली भांति जानता है कि हमारे ताश के पत्तों का सबसे कमजोर पत्ता कहां पे खड़ा है। अगर वो इस समय या आने वाले 3 महीने या 4-6 महीने के अंदर थोड़ी भी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर दे हमारे लिए, यानी कि बॉर्डर पे थोड़ा सा एक्शन हो जाए, जहां पे केवल एक डर बन जाए, डर का माहौल बन जाए, चाहे असल के अंदर युद्ध ना हो या कोई बहुत बड़ी इंकर्शन ना हो, केवल अगर उनकी फौज आके खड़ी हो जाए और हमारी फौज आके खड़ी हो जाए, यानी युद्ध जैसा दिखने लगे, हालात बनने लगे, तो ये ताश के पत्ते लड़खड़ा के गिर जाएंगे, क्योंकि हमारी फॉरेन एक्सचेंज, हमारी रेटिंग्स पे फर्क आएगा और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर फर्क आ जाएगा। अब बात यह है, इन सब चीजों का ब्लेम लेगा कौन? तो मुझे आप कमेंट्स में आप ये जरूर बताइएगा, क्या मोदी जी पर्सनली ब्लेम लेंगे, क्या आरबीआई ब्लेम लेगा, क्या नीति आयोग ब्लेम लेगा, या इनकी आधे से ज्यादा कैबिनेट रिजाइन करेगी? मेरा पर्सनल मानना यह है, मोदी जी को मोदी जी ही हरा सकते हैं। और किस तरीके से हरा सकते हैं कि इन सारी नीतियों के अंदर अगर उनने समाज में होने वाली कम्युनल टेंशन को बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया, तो वो खुद को ही हरा बैठेंगे। और मुझे यह भी लगता है बीजेपी के अंदर ही कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मोदी जी की पोजीशन को जरूर ऑक्यूपाई करना चाहेंगे। इन सब चीजों से पता लगता है कि स्थिति कितनी ज्यादा नाजुक है, कैसे डेवलप कर रही है। आप अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। आप सभी का देखने के लिए धन्यवाद।